हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनी एसेट खरीदती है, बिजनेस खरीदती है वेंडर से। वेंडर कौन होता है? जो बेच रहा है। ठीक है, कंपनी एसेट खरीद रही है, बिजनेस खरीद रही है, बट कंपनी उस वेंडर को कैश में पेमेंट नहीं कर रही है। कंपनी क्या कह रही है कि मैं तुम्हें कैश नहीं दूंगी, उसके बदले में मैं क्या दे रही हूँ, तुम्हें डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ। उसे ही क्या कहते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी क्या कर रही है? एसेट खरीद रही है, बिजनेस खरीद रही है, कैश नहीं दे रही है, क्या इशू कर रही है? डिबेंचर्स को इशू कर रही है। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, तो अब एंट्रीज देखते हैं। पहले हम समझेंगे कि कंपनी अगर एसेट खरीद रही है और वेंडर को डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उस केस में कौन कौन सी एंट्रीज पास होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एसेट खरीद रही है तो एसेट क्या होगी? बढ़ेगी। एसेट बढ़ती है तो क्या उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, वेंडर से खरीद रही है, अभी वेंडर को पेमेंट नहीं है तो वेंडर कंपनी का क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया और उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्लियर है? अब कंपनी उस वेंडर को डिबेंचर्स इशू कर रही है, कैश में पेमेंट नहीं कर रही है, क्या इशू कर रही है? डिबेंचर्स इशू कर रही है। अब डिबेंचर्स को कंपनी पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। तीनों केसेस की अलग अलग एंट्री होती है, वो देखते हैं। देखो, अगर कंपनी वेंडर को पार पे जितना डिबेंचर का प्राइस है उसी प्राइस पे डिबेंचर को वेंडर को दे रही है तो उस केस में एंट्री क्या होगी? देखो, वेंडर का अकाउंट पहले हुआ था क्रेडिट, अब वेंडर को हो रही है एक तरह की पेमेंट। वेंडर का अकाउंट खत्म हो रहा है, पहले हुआ था क्रेडिट, अब उसका अकाउंट खत्म हो रहा है तो अब उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, डिबेंचर अकाउंट बढ़ेगा। डिबेंचर जब बढ़ता है उसका अकाउंट तो क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है? जब पार पे डिबेंचर इशू हो रहे हैं। अब अगर कंपनी प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रही है तो एक अकाउंट और ऐड हो जाएगा। कौन सा होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्लियर है? तो एंट्री देखो, वेंडर्स का अकाउंट होगा डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये तो होना ही होना है। साथ में कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का। एंट्री क्या बनेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? अगर कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे दे रही है वेंडर को तो एंट्री क्या बनेगी? कौन सा अकाउंट ऐड हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और इसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट होना ही होना है। साथ में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और डिबेंचर्स इशू हो रहे तो डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है? अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब करते हैं एक एग्जाम्पल। कंपनी ने एसेट परचेज किया जिसकी वैल्यू है 9,90,000 और कंपनी ने उसके बदले में उस वेंडर को क्या दिया है? 11% वाले डिबेंचर दिए हैं। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ ईच। ठीक है, पहला केस है कि जब हम पार पे इशू कर रहे हैं, 100 वाला डिबेंचर 100 में ही दे रहे हैं। दूसरा केस है कि जब हम प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू कर रहे हैं और प्रीमियम ले रहे हैं 10%, तो 100 का 10% कितना बन जाएगा? 10 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है, तीसरा केस है कि हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट पे, तो 100 का 10% 10 रुपीज़। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 तीनों केसेस को करेंगे। देखो अब एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले क्या है? एसेट आ रही है, एसेट परचेज हुई है तो एंट्री क्या बनेगी? वही एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कितने की एसेट है? 9,90,000। तो दोनों जगह 9,90,000 9,90,000 आ जाएगा। पहला केस क्या है कि 100 वाला डिबेंचर 100 पे ही हम उसे दे रहे हैं, तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी डिबेंचर इशू की? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे हम 11% जरूर लिखेंगे क्योंकि डिबेंचर कौन से? 11% वाले हैं। पार पे इशू करिए तब तक काम इजी है, बट जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करना चाहती है, डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है, तब होता है पंगा। देखो, अब प्रीमियम पे कंपनी उसे डिबेंचर इशू करना चाहती है तो एंट्री क्या बनेगी? वो तो हमने पढ़ ली है। वेंडर्स का अकाउंट होगा डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, 11% वाले लिखेंगे हम, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंट्री तो यही बनेगी। अब वेंडर्स का अकाउंट कितने से डेबिट होगा वो भी हमें पता है, 9,90,000 होगा।
बट डिबेंचर्स अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी और प्रीमियम के अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी वो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसे निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला होता है। देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कंपनी ने एक्चुअल में उसे कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट पेएबल अपॉन में प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। कंपनी ने उसे कितना पैसा देना है अपॉन में एक डिबेंचर कंपनी उसे कितने का इशू करने वाली है, ठीक है। अब देखो सेकंड केस क्या है, प्रीमियम का केस है। 10% प्रीमियम पे कंपनी उसे डिबेंचर इशू करना चाहती है। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। और प्रीमियम क्या है, 10% है, तो 10 रुपीज़ आ गया। एक डिबेंचर का प्राइस कितना आ गया, 110 आ गया। तो यहाँ डाल दो, अमाउंट पेबल कितनी है, 9,90,000 है, और एक डिबेंचर का प्राइस कितना आ गया, 110 आ गया। तो कंपनी कितने डिबेंचर्स उसे इशू करने वाली है, 9,000। क्लियर है। अब हमें पता लग गया कि कंपनी कितने डिबेंचर्स उसे इशू करने वाली है, 9,000, ठीक है। अब डिबेंचर्स अकाउंट में कितना जाएगा और प्रीमियम के अकाउंट में कितना जाएगा वो देखो। 9,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, या आप कह सकते हो एक्चुअल प्राइस कितना है उसका, 100, ठीक है। तो कितनी अमाउंट आ गई, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 लाख, वो हम डाल देंगे डिबेंचर्स अकाउंट में, ठीक है। प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा, कितने डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 9,000। एक डिबेंचर पे कंपनी कितना प्रीमियम चार्ज कर रही है, 10 रुपये, तो कितना टोटल प्रीमियम चार्ज होगा, 90,000। तो प्रीमियम अकाउंट में कितना आएगा, 90,000। क्लियर है। अब हम करते हैं तीसरा केस, जब कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है डिस्काउंट पे। कितना डिस्काउंट दे रही है, 10%। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या है, 100, 10% डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपये डिस्काउंट दे रही है। 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90। मतलब कंपनी एक डिबेंचर कितने का उसे इशू कर रही है, 90 रुपीज़ का। क्लियर है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे हमारे पास, कैसे आएंगे, ऊपर लिखेंगे हम अमाउंट पेएबल कितना देना है उसे, 9,90,000 देना है, ठीक है। और एक डिबेंचर कंपनी उसे कितने का दे रही है, 90 रुपीज़ का। तो कितने डिबेंचर्स आएंगे, 11,000 डिबेंचर्स कंपनी उसे इशू कर रही है। क्लियर है। एंट्री क्या बनेगी, वेंडर्स का अकाउंट होगा डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। एंट्री क्लियर है ना। अब देखो इन अकाउंट्स में क्या क्या अमाउंट आएगी। अब वेंडर्स के अकाउंट में कितना अमाउंट जाना है, वेंडर्स को कितना पैसा देना है, 9,90,000। तो वेंडर्स का अकाउंट तो 9,90,000 से ही डेबिट होगा। क्लियर है। डिस्काउंट वाले अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा वो देखो। कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है, 11,000। एक डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट दे रही है, 10 रुपीज़ का। तो अमाउंट कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 11,000 को 10 से, 1,10,000 आ जाएगा। क्लियर है। अब डिबेंचर्स अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा वो देखो। कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है, 11,000, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो कितनी अमाउंट आएगी, 11 लाख। हमेशा डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू जाएगी, इस चीज़ को दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब कंपनी ने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट को कंपनी को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। पहले डेबिट था, अब राइट ऑफ हो रहा है, तो डिस्काउंट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। 1,10,000, 1,10,000, क्योंकि डिस्काउंट कितना दिया है, 1,10,000 का। अब हम करते हैं दूसरा केस, जब कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रही है, ठीक है। जब बिजनेस परचेज करेगी तो एसेट्स भी बढ़ेंगी और क्या बढ़ेंगी, लायबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, क्योंकि उस बिजनेस की एसेट्स भी आ जाएगी हमारे पास और लायबिलिटीज़ भी आ जाएगी। जितनी एसेट्स आएगी उन सभी एसेट्स का अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट, और जितनी हम लायबिलिटीज़ ला रहे हैं उन सभी लायबिलिटीज़ का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। आपके क्वेश्चन में जो जो एसेट्स का नाम होगा वो सभी नाम को आपको लिखना है और डेबिट करना है। जो जो लायबिलिटीज़ का नाम होगा उन सभी लायबिलिटीज़ का अकाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम निकालते हैं बिजनेस की नेट वैल्यू। कैसे निकालते हैं कि किसी बिजनेस को हमें परचेज करना है तो हम क्या देखेंगे, उसकी एसेट्स कितनी है और उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है। एज्यूम करते हैं कि जो हम बिज़नेस परचेज कर रहे हैं उसकी एसेट्स हैं 18 लाख की और उसकी उधारी है 2 लाख की। तो बिज़नेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 लाख। ठीक है। अब हमने जो बिज़नेस परचेज किया है उसकी वैल्यू है 16 लाख। अगर हम उस वेंडर को 16 लाख ही देते हैं, कि हम कहते हैं कि हम तेरा बिज़नेस 16 लाख में ही खरीदेंगे,
तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसका हमें पैसा देना है, उसे हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। ठीक है, टू वेंडर्स अकाउंट 16 लाख, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेबिट साइड पे भी 18 लाख बन रहे हैं और क्रेडिट साइड के भी क्या बन रहे हैं, 18 लाख बन रहे हैं। ठीक है, बट अगर यही हम कह देते हैं वेंडर को कि हम तुम्हारा बिजनेस 15 लाख में खरीदेंगे, 15 लाख में खरीदेंगे, तो देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे बन रहा है 18 लाख और यहाँ पर कितना बन रहा है, 15 + 2 17 लाख। तो आपने पढ़ा होगा हर एंट्री की जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा, 1 लाख डालना पड़ेगा। तो जब भी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड पे आएगी ना, तो उसे हम नाम देते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्यों देते हैं वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, जब भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आएगी तो हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्यों लिखेंगे वो देखो, 16 लाख का बिजनेस है और हम कह रहे हैं कि हम 15 लाख में ही तेरा बिजनेस खरीदेंगे। तो देखो कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट कोई नॉर्मल नेचर का है, ये कंपनी को ऐसा प्रॉफिट बार बार होता है नहीं, कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का। और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट किस अकाउंट में जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है, इसलिए हमने क्या लिखा है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि क्या है ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हमने लिखा है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। क्लियर है, देखो अब दूसरा केस देखो, 16 लाख बिजनेस की वैल्यू है। अगर हम देखें, अब वो बिजनेसमैन जो वेंडर है, जो बिजनेस बेच रहा है, वो मांग रहा है हमसे 17 लाख, 1 लाख ज़्यादा मांग रहा है। क्यों मांग रहा होगा, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना चला चलाया बिजनेस दे रहा हूँ। तो किस चीज़ का पैसा मांग रहा है, और उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, अपनी गुडविल का पैसा मांग रहा है। ठीक है, अब वेंडर कितने पैसे मांग रहा है, 17 लाख। देखो अब क्रेडिट साइड की अगर हम अमाउंट देखें कितनी बन रही है, 17 + 2 19 लाख बन रही है। और अगर हम एसेट साइड की अमाउंट देखें तो वो कितनी है, 18 लाख। और डेबिट क्रेडिट को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो 1 लाख कहाँ जाएंगे, गुडविल के अकाउंट में जाएंगे। तो 1 लाख हम लिख देंगे और यहाँ पे किस अकाउंट में पैसा डालेंगे, गुडविल अकाउंट में। गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है, या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, या सिंपल तरीका है एसेट्स डाल दो, लायबिलिटीज डाल दो। ठीक है, और वेंडर को जो अमाउंट देनी है वो डाल दो। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो पैसा आप बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालोगे। ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और अब हमें डेबिट साइड को भी बढ़ाना है, तो बैलेंसिंग फिगर कौन से अकाउंट में जाएगी, गुडविल के अकाउंट में जाएगी। क्लियर, बाकी इशू ऑफ डिबेंचर, इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, इशू ऑफ डिबेंचर्स की आएगी, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो सेम ही है। वेंडर्स का अकाउंट उठाएंगे और टू डिबेंचर्स अकाउंट कर देंगे। अगर डिस्काउंट का केस है वो भी एंट्री आपको बता दिया, और प्रीमियम का केस है वो भी बता दिया। इसमें बस जो पहली एंट्री है परचेज ऑफ बिजनेस की, वो अलग थी, वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।